जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है गोल गोल रसगुल्ले। मई की 25 तारीख शाम के 5 बजे पिद्दी पहलवान यानी पद्मश्री लाल अपने परम मित्र हलवाई पूरनमल की दुकान पर आकर बैठ गए। अभी अभी वे धनुमल के अखाड़े से कुश्तियां देखकर आ रहे थे। पूरनमल एक बुढ़िया के लिए रसगुल्ले तोल रहा था। पिद्दी पहलवान की आंखें रस भरे रसगुल्ले पर जम गई। बुढ़िया पूरे 750 ग्राम रसगुल्ले को 3 कुल्हड़ों में भरकर ले गई। बुढ़िया के निकल जाने के बाद पिद्दी मल ने कहा, वो यार, ये रसगुल्ले कैसे दिए? 400 रुपये किलो। पूरनमल ने अपनी एक बंद आंख को खोलकर कहा, यार, लेने तो मैंने भी आया हूँ। पिद्दी पहलवान ने अपने मुंह से टपकती लार को टपकने से बचाते हुए कहा, पर बात यह है कि मेरी जेब खाली है। तो पहलवान पैसे की? पूरनमल अपनी बात कहते कहते रुक गया। वो कहने लगा था, पहलवान, पैसे की क्या बात है, बाद में आ जाएंगे। पर उसे पहलवान के पहले के 740 रुपयों का ध्यान आया जो पहलवान ने अभी तक नहीं दिए थे। उधर पिद्दी पहलवान ने अपनी दोनों जेब बाहर उलट ली थी कि शायद कोई भूला भटका रुपया पैसा हो तो काम बन जाए। पर कुर्ते में पैसे तो क्या, पैसों की धूल भी नहीं पड़ी थी। और फिर पहलवान, आज अखाड़े से किसकी जीत हुई? पूरनमल ने पूछा। रसगुल्ले रसगुल्ले रसगुल्ले। पिद्दी पहलवान के दिमाग में रसगुल्ले ही घूम रहे थे। उन्होंने अपनी विचारधारा को रोकते हुए कहा, आ हाँ हाँ, जीता तो वो करोड़ी मली का जो लड़का है ना, दिवंगत दास, वो उसके साथ गीलू राम लड़ रहा था। अच्छा, तो दिवंगत दास जीत गया? पूरनमल खुश हो गया। उसकी खुशी का कारण यह था कि दिवंगत दास हर रोज अखाड़े से लौटने के बाद उसकी दुकान से आधा किलो दूध पीता था। यार पूरनमल, ये रसगुल्ले कैसे बनते हैं? पिद्दी पहलवान असली बात पर आए। पहलवान, सीधी सी बात है, पूरनमल ने कहना शुरू किया। सबसे पहले दूध को फाड़ लो, फिर उसे गर्म करके काट लो और थोड़ा सा मैदा मिलाकर गोल गोल गोलियां बना लो। फिर उनको घी में तलने के लिए छोड़ दो। फिर चीनी की चाशनी बनाकर उसमें थोड़ी सी खुशबू मिला लो। अब फटे दूध वाली गोलियां थोड़ी पक जाए तो उसे चाशनी में डाल लो। जब रसगुल्लों में रस मिल जाए तो उन्हें ठंडा कर लो और ठंडा होने के बाद रसगुल्ले तैयार। बस। पिद्दी पहलवान को यह बात बहुत छोटी सी बात लगी। अरे नहीं तो, क्या पहाड़ खोदना पड़ता रसगुल्ले बनाने के लिए? है। पूरनमल ने हंसकर कहा। और इस सारी विधि को बांधकर पिद्दी पहलवान चले घर की ओर। घर में घुसते ही पिद्दी पहलवान ने देखा कि उनकी श्रीमती जी और उनका पुत्र टिल्लम कहीं जाने की तैयारी कर रहे थे। टिल्लम अपने जूते पॉलिश कर रहा था और उसकी माँ अपनी प्लास्टिक की चप्पल को गीले कपड़ों से चमकाने का प्रयास कर रही थी। आ गए आप कुश्ती देखकर? टिल्लम की माँ ने पूछा। हाँ, पर तुम दोनों कहाँ थे? लो, पिद्दी पहलवान रसोई में पहुंचे, पर उन्हें अचानक कुछ याद आया और वे फिर कमरे में लौट आए। मशीन में से कैंची निकाली और फिर रसोई की ओर बढ़ चले। रसोई में दूध की दोनों बोतलें बिना खुले ही पड़ी थी। पिद्दी पहलवान ने दोनों बोतलें पतीले में उल्टाई और रसगुल्ले बनाने की तैयारी करने लगे। हाँ, तो पहले दूध को फाड़ना है, पिद्दी पहलवान ने मन ही मन सोचा और गुनगुनाते हुए दूध में कैंची चलाने लगे। 10 मिनट तक कैंची चलाने के बाद उन्होंने देखा कि दूध तो अभी तक वैसा का वैसा ही पड़ा है। उसका फटना तो क्या, उसमें खरोंच तक नहीं आई। पिद्दी पहलवान हैरान हो गए कि अब किया जाए तो क्या किया जाए। पूरनमल ने तो यही कहा था कि पहले दूध को फाड़ना है, कैंची से तो फटा नहीं, शायद ब्लेड से कट जाए। वे ब्लेड लेने के लिए कमरे की ओर जाने ही लगे थे कि टिल्लम और टिल्लम की माँ ने रसोई में प्रवेश किया। हाँ जी, मैं जा रही हूँ, रात तक लौटूंगी, टिल्लम की माँ ने कहा। फिर जब उसने दूध में कैंची पड़ी देखी
तो हैरानी से बोली, जी ये दूध में कैंची क्या कर रही है? अगर दूध में पानी मिला हो तो कैंची को जंग ना लग जाएगा। मैं कैंची से दूध को फाड़ रहा हूँ, पर कमबख्त फटा ही नहीं, शायद ब्लेड से फट जाए। पिद्दी पहलवान ने शर्माते हुए उत्तर दिया। टिलम की माँ ने सिर पर हाथ मारकर बोला, लो, दूध भी कभी ऐसे फटता है, पर दूध फाड़कर करना क्या है? हैं, रसगुल्ले बनाऊंगा, जब तुम वापस आओगे तो खिलाऊंगा। पिद्दी पहलवान ने दांत निकालते हुए कहा। तुम्हारे रसगुल्ले तुम्ही को मुबारक, टिलम की माँ बोली। तुम तो बना चुके रसगुल्ले, कहीं कैंची से भी दूध फटता है? तुम तो दूध को ही खराब कर लोगे। दूध को तो किसी खट्टी चीज से फाड़ते हैं। कहती कहती टिलम की माँ टिलम को साथ लिए बाहर निकल गई। पिद्दी पहलवान उछल पड़े। एक सिरा तो हाथ लगा। फिर उन्होंने मैदा ढूंढ निकाला। डिब्बे को खरोंचने के बावजूद केवल 2 चम्मच घी निकला था। हनुमान जी की कृपा से घर में राशन की चीनी तो थी ही। पिद्दी पहलवान ने बर्तनों वाली अलमारी में नजर मारी, कढ़ाई कहीं भी नजर नहीं आई। पिद्दी पहलवान समझ गए कि कढ़ाई कोई आस पड़ोस वाली ले गई होगी। अब पिद्दी पहलवान पशोपेश में पड़ गए। वे करें तो क्या करें? सामने घी, चीनी, दूध और अन्य चीजें तो थी, पर घर में से कढ़ाई गायब थी। पूरनमल ने तो दूध की गोलियों को कढ़ाई में ही तलने को कहा था, शायद अन्य किसी बर्तन में ना तलने हो। तभी पिद्दी पहलवान के दिमाग में एक आइडिया आया। रसगुल्ले तो खाने ही है, बाद में जाने भी पेट में है, तब क्यों ना पेट में ही रसगुल्ले बना लिया जाए। सबसे पहले पिद्दी पहलवान ने दूध को फाड़ने के लिए खटाई ढूंढी। टिल्लम के बस्ते में कुछ कच्ची अमियां मिली, जो वो स्कूल से लेकर आया था। फिर पिद्दी पहलवान ने स्टोव जलाकर उस पर चाशनी बनाने के लिए रखी। फिर पड़ोसियों के लॉन में जाकर सुगंध डालने के लिए चमेली के फूल तोड़ लाए। चाशनी में चमेली के फूल डालने के बाद स्टोव पर घी गरम किया। अब वे रसगुल्ले बनाने के लिए तैयार हो गए। पिद्दी पहलवान ने पूरनमल वाली निधि को एक क्षण के लिए स्मरण किया और 2 बोतल दूध मुंह में उल्टा दिए। कैंची से दूध फटा नहीं था, इसलिए 2 कच्ची अमियां खाई ताकि पेट में जाकर दूध फट जाए। फिर मैदे को मुंह में गिराया। अब मैदा और फटा हुआ दूध को तैयार था और उनकी गोलियां बनानी थी, इसलिए पिद्दी पहलवान ने झूम झूम कर अपने पेट को गोल गोल घुमाने लगे। 15 मिनट तक वैसे ही हिलाने के बाद जब पहलवान को विश्वास हो गया कि अब तो गोलियां बन गई होगी, उन्होंने गर्मा गर्म घी की कटोरी मुंह में उलट ली। अब घी और रसगुल्ले के लिए गोलियों तो पेट में पहुंच ही चुकी थी, पर उनकी तलना बाकी था। इसलिए पिद्दी पहलवान ने स्टव को तेज किया और अपने पेट को आगे करके स्टव के पास ऐसे खड़े हो गए कि पेट स्टव के ऊपर रहे। थोड़ी देर तक तो पिद्दी पहलवान स्टव के ऊपर ही खड़े रहे, पर जब आग की गर्मी असहनीय हो गई तो अंत में पिद्दी पहलवान को वहां से हटना पड़ा। पर तब तक पिद्दी पहलवान का समझ गए कि दूध की गोलियां अच्छी तरह से तल गई होगी। फिर पिद्दी पहलवान ने दोबारा पूरनमल द्वारा बताई गई विधि को याद किया और उन्हें अंत में याद आया कि तली हुई गोलियों को चाशनी में छोड़ना है। गोलियां तो पेट में तली ही जा चुकी है, अब तो बस चाशनी की देर थी। पिद्दी पहलवान ने झटपट बनाई हुई चाशनी पेट में उतार ली। अब उन बनाए गए रसगुल्लों को ठंडा भी करना था, इसलिए पिद्दी पहलवान भागे बाजार की ओर। नत्थू पनवाड़ी की दुकान से 300 रुपए की बर्फ ली और उसे कचर कचर करके दांतों से चबा गए। अब रसगुल्ले पूरी तरह से बन चुके थे, वे पक भी चुके थे, उनमें रस भी भर चुका था और वे ठंडे भी हो चुके थे, लेकिन पेट में ही। अब पिद्दी पहलवान खुशी खुशी घर लौटे। वे खुश इस बात से थे उन्होंने बिना कुछ अधिक खर्च किए सिवाय 30 रुपए के उतने ही रसगुल्ले खाए थे जितने की पूरनमल 400 रुपयों में दे रहा था। पर तभी पिद्दी पहलवान को ध्यान आया कि उन्होंने कुछ रसगुल्ले टिल्लम और उसकी माँ के लिए भी रखने थे। अगर टिल्लम की माँ ने उसने रसगुल्लों के बारे में पूछा
तो यह सब सोचते सोचते पिद्दी पहलवान घर की ओर बढ़ चले। घर में घुसते ही उनके पेट में दर्द उठना शुरू हो गया और फिर उल्टी। थोड़ी ही देर पहले पिद्दी पहलवान द्वारा पेट में ही बनाए गोल गोल रसगुल्ले पिद्दी पहलवान के सामने बाहर निकल पड़े थे। इधर पेट में दर्द उठना शुरू हो गया और उधर पिद्दी पहलवान को हलवाई पूरनमल पर गुस्सा आने शुरू हो गया। कमबख्त को रसगुल्ले भी नहीं बनाने आते। शायद मेरी ही तरह अन्य लोगों को भी पूरनमल के बनाए रसगुल्ले खाकर उल्टी आ जाती होगी। दर्द से बेचैन होकर पिद्दी पहलवान पलंग पर जा गिरे और उन्हें नींद आ गई। जब उनकी आंखें खुली तो बाहर सड़क की बत्तियां जल चुकी थी और अंदर कमरे में टिल्लम की माँ हाथ में एक डिब्बा पकड़े उनकी ओर बढ़ रही थी। ये क्या है? कुछ गोल गोल फंस गया, खाकर तो देखो, टिल्लम की माँ ने कहा। रसगुल्ले हैं, मेरे भाई ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। पिद्दी पहलवान ने लेटे ही लेटे गप से मुंह मारा और रसगुल्ले पेट में पहुंच गए। पेट का दर्द कस्तूरी की भांति काफूर हो गया। उन्होंने झटपट 3 रसगुल्ले मुंह में रखे, पलंग से नीचे कूदे और पैरों में जूते डालकर झटपट पूरनमल की दुकान की ओर बढ़ चले, उसके द्वारा बताई गई विधि के लिए उसे लताड़ने के लिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जिसका काम उसी को साजे, दूजा करे तो डंका बाजे। अर्थात हमारा जो काम है हमें वही करना चाहिए और जो काम हमें नहीं आता है उसे बिना जाने या सीखे नहीं करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।